मेरा बात है करके उसको माइक के पास रख के आ जा भाई। नहीं है माइक के पास वहीं पे रखना उसको। भाई क्या हो गया? मेरा बैग कहाँ चला? क्या हो रहा है? लास्ट क्लास में हमने रिजल्ट लिखे थे, दो कंपनी के हवाले से बात की थी, अनगियर्ड और गियर्ड के हवाले से। कॉपी आपके पास लिखा हुआ है, वैसे अपने भी लिखा हुआ, आपको जरूरत नहीं है इसमें। इक्विटी के हवाले से हमने बात की थी, शेयर कैपिटल के हवाले से। एक चीज कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम अनगियर्ड को बेस क्यों बनाते हैं, उसकी रीजन हम देखें। बेसिक थीम ये है कि दोनों कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट 100,000 की है, चाहे वो अनगियर्ड हो चाहे गियर्ड की हो। दोनों में फंडिंग जो हमने की है 100,000 की है, और दोनों का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए दोनों की हमने ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000 रखी थी। बेसिक असम्पशन जो हमने लास्ट क्लास में जो पिक्चर किया था उसमें ये था कि दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट 100,000 की, दोनों का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 20%, इसलिए इन्वेस्टमेंट का 20,000 जो है वो ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। कॉन्सेप्ट इतना रखा था कि एक फुल्ली इक्विटी फाइनेंसिस में डेट का कोई पोर्शन नहीं था और दूसरी के अंदर डेट का अमाउंट भी शामिल था। अगर हम एमएम हाइपोथेसिस को फ्रॉम बिगिनिंग अगर हम रिकग्नाइज करें कि वो वैलिड है तो दोनों की टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 100,000 होनी चाहिए। लेकिन एमएम हाइपोथेसिस में ट्रेडिशनल थ्योरी को रॉन्ग और अपनी थ्योरी को राइट प्रूव करने के लिए स्टार्ट जो लिया गया वो इस थीम के साथ दिया गया, इस ग्राउंड के साथ दिया गया कि चले ठीक है, अगर ट्रेडिशनल थ्योरी करेक्ट है तो उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ जाएगी, शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ रही होगी, और मार्केट वैल्यू के बढ़ने से जो है टोटल आपके पास जो है वो वैल्यूएशन ऑफ फर्म में इंक्रीज आ रहा होगा। लेकिन उसकी वजह से आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। 100,000 आपने इन्वेस्ट किए इक्विटी और डेट को मिला के, तो अगर इक्विटी और डेट को मिला के 100,000 इन्वेस्ट किए, आपकी अनगियर्ड और गियर्ड के अंदर लेवल ऑफ बिजनेस सेम है, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है। तो इन्होंने भी 1 लाख पे 20,000 ही कमाना है, इन्होंने भी 1 लाख पे 20,000 कमाना है। लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी अगर ये कहती है कि डेट की वजह से जो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो टोटल वैल्यू हम ज्यादा करके चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में वैल्यू रखी थी 130। अब 130 में से जितना डेट है वो आप पहले डिटरमाइन कर लो कि डेट की मार्केट वैल्यू कितनी, और डेट की मार्केट वैल्यू का हमारे फिनोमेना से इसलिए ताल्लुक नहीं, क्योंकि डेट की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है आपके मैच्योरिटी ऑफ डेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर हम ये एज्यूम करेंगे बेसिकली हमने जो डेट इशू किया हुआ है वो एज बिल्कुल मार्केट रेट पर ही हम इसको जो है वो इशू किया हुआ है। इस वक्त प्रेजेंट जिस तरह हमारा कूपन रेट 10% है, मार्केट रेट भी 10% है, इसका मतलब हमारे डेट की इशूड वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम ही है, क्योंकि हम सिर्फ शेयर के हवाले से चीजों को देखना चाहते हैं, इसलिए डेट को हम साइलेंट करके चल रहे हैं। तो डेट की जो भी वैल्यू असेस करते हैं, हमने डेट की वैल्यू 40 आइडेंटिफाई की, तो इसका मतलब 90,000 आपके पास इक्विटी की वर्थ थी। और फिर इस फिनोमेना को प्रूव करने के लिए हमने जो है बेसिकली अपने पास पे एक सिंबॉलिक इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था जिसकी 30% इन्वेस्टमेंट थी। इस जी गियर्ड के अंदर, और इससे हमने चीजों को जस्टिफाई करना शुरू किया था। अब इस पैरामीटर पे जब हमने बात की थी तो हमने लास्ट क्लास में वर्किंग में यही किया था कि दोनों कंपनी की अर्निंग में जो फर्क है वो सिर्फ इंटरेस्ट का ही है, जो नेट अर्निंग रिलेटिंग टू शेयर होल्डर है। लाइक इसके पास 20,000 ही है, इनके पास 20,000 है, अनगियर्ड ने कोई इंटरेस्ट बेयर नहीं करना था, इन्होंने इंटरेस्ट बेयर करना था 40 का 10, ये हमने पहले कैलकुलेशन की हुई है अपने पास, और एज अ रिजल्ट हमने जो है वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए थे। यही हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ रहा था, यही अमाउंट हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस के तौर पे आ रहा था। टैक्सेस हमने 0 करके आइडेंटिफाई किया था, और फिर हमने पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया था कि अगर उस इन्वेस्टर जिसने 30% इन्वेस्टमेंट इन जी की हुई उसकी शेयर इनकम कितनी बन रही है, आर्बिट्रेज प्रोसेस जिसमें उसने कॉर्पोरेट गियरिंग को रिप्लेस किया, पर्सनल गियरिंग से लोन रेज किया, अनगियर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की और अनगियर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके सरप्लस इनकम जनरेट की। सरप्लस इनकम जनरेट करने को हमने बेसिकली जब 100% पे कन्वर्ट किया तो एग्जैक्टली वो सरप्लस इनकम जो बन रही थी
वो 30,000 की मार्केट वर्थ के बराबर बनती है। कि अगर जब तक ये 30,000 की मार्केट वर्थ ज्यादा होगी तब तक ये सरप्लस इनकम जनरेट होती रहेगी, और ये सरप्लस इनकम सिर्फ एक शेयर होल्डर को नहीं तमाम शेयर होल्डर को नजर आएगी, और एज अ रिजल्ट प्रेशर बढ़ेगा पर्टिकुलरली जी की शेयर को सेल करने पे, और एज अ रिजल्ट जी की मार्केट वैल्यू जो होगी वो कम होंगे, और कम होते होते वो उस स्टेज पे आके रुकनी चाहिए ताकि सरप्लस इनकम जीरो हो जाए। और सरप्लस इनकम जीरो सिर्फ उसी सूरत में होगी जब 30,000 का इम्पैक्ट नलिफाई, और 30,000 अगर ये डेट मार्केट के हिसाब से मौजूद है तो सारा का सारा 30,000 का इम्पैक्ट जो आना है वो इक्विटी पे आना है। यहाँ हमने लास्ट क्लास में जो अपनी डिस्कशन यहाँ पे एंड की। अब उसी क्वेश्चन में अगर आप नोट करें कि आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए कहा जाए यू के हवाले से और जी के हवाले से, वो जरा कंप्यूट कर लीजिए ट्रेडिशनल जो भी हमारा थ्योरी का पैटर्न है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूला की मदद से। इसी तरह के नॉट कंप्यूट करने की बात कीजिए, वो भी जरा कंप्यूट करके ले लीजिए। वैल्यू तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म चाहे आपके पास अनगियर्ड हो या गियर्ड हो, वो दोनों की दोनों बराबर है, क्योंकि उसी का हमने ये मैकेनिज्म सॉल्व किया था। अब अगर ये सेटल डाउन हो जाए कि अनगियर्ड और गियर्ड इक्वल हो जाए तो सारे इक्विटी की वर्थ 60,000 हो जाएगी। शेयर होल्डर को जितना मिलता है वो भी आपकी नॉलेज में, इसकी इक्विटी की वर्थ 100,000 के शेयर होल्डर को जितना मिल रहा है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो अनगियर्ड और गियर्ड का मुझे जो है वो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करके दीजिए और के नॉट कंप्यूट करके दीजिए। केई के लिए हम हमेशा जो रिलेशनशिप यूज करते आ रहे हैं, पहले केई इज इक्वल टू ऑलवेज हम कहते थे डिविडेंड ओवर प्राइस। अब डिविडेंड की जगह टोटल अर्निंग लग लीजिए और प्राइस की जगह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लग लीजिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और के नॉट हम जो कंप्यूट करते हैं हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट टैक्स हेडिंग और वेट ऑफ डेट। अगर इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर के क्या होगा। यू के लिए अगर हम काउंट करें अनगियर्ड के लिए, अनगियर्ड में हमें पता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितने 20, जो कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 100। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड जो है वो हो जाएगी हमारे पास 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितना बच रहा होगा 16,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी 90 क्यों 26.67%। के नॉट ऑफ गियर कंपनी अनगियर्ड की अगर बात करें तो हमें पता है कि के नॉट ऑफ अनगियर्ड होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड के बराबर है 20% के बराबर यही है। यहां अगर आ जाए के नॉट ऑफ गियर्ड तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता है 26.67 और इक्विटी होगा 60% प्लस 10% इंटू 40% 20%। इसलिए नहीं लिया क्योंकि एमएम हाइपोथेसिस ने कहा कि ये चीज ओवर वैल्यूड थी। जब ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस वर्क करेगा तो ग्रेजुअली ये प्रॉफिट वाइप ऑफ होने शुरू होंगे और ये सेटलमेंट इन वैल्यूज पर होगा, और जब ये सेटलमेंट इन वैल्यूज पर होगा तो उसने कहा इट इज प्रूव कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ अनगियर्ड एंड वैल्यू ऑफ गियर्ड इज इक्वल। यहाँ पे हमने बात की, फिर हमने कहा कि ठीक है अब हम ये वैल्यूज अगर निकाल के देखते हैं तो ये वैल्यूज हमें ये नजर आ रही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अब इसी पैटर्न पे करें चाहे अनगियर्ड हो चाहे गियर्ड हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी तरह निकालते हैं जो ट्रेडिशनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करने के रिलेशनशिप है हमारे, उससे हमने निकाला। तो एक चीज और प्रूव हो रही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगियर्ड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गियर्ड दोनों क्या सेम हो रहा है। तो अगर एमएम हाइपोथेसिस में ये लिखा होता कि कॉस्ट ऑफ गियर्ड या इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड, तो ये चीज हमने एमएम हाइपोथेसिस के रिलेशनशिप में लिखी थी, दो वैल्यू की। अगर उन्होंने प्रोवाइड किया तो कोई ऐसी बात थी, प्रूफ भी इसी तरह होगा अपनी थ्योरी से।